बच्चों, इस वीडियो में हम वैसे प्रश्नों को कवर करेंगे जहां से आपके 21 फरवरी को होने वाले साइंस के परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न टकराएंगे। तो बिना किसी देर के चलिए इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा फिजिक्स शुरू होता है। ठीक है, फिजिक्स से हमारा सबसे पहला प्रश्न है, प्रकाश का वेग कितनी होती है। बच्चों, आपको याद रखना है कि प्रकाश का वेग 3 × 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दर्पण में बनने वाली आभासी और सीधी प्रतिमा होती है। तो बच्चों, आपको यह ध्यान में रखना है कि किस दर्पण में आभासी और सीधी प्रतिबिंब बनती है। तो बच्चों, यह आपकी समतल दर्पण में बनती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है। तो बच्चों, आपको यह याद रखना है कि किसी भी ठोस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी जाती है तो बनने वाली छवि कैसी होती है। तो बच्चों, जब किसी भी अवतल दर्पण में जब किसी भी वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो बच्चों किसी भी बिंब का निर्माण नहीं होगा, यानी कि कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इसे हम बिंबहीन कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। तो बच्चों, आपको याद रखना है कि न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है, इसीलिए इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कितना होता है। तो बच्चों, किसी भी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में 1/6 भाग के बराबर होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। तो बच्चों, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य और यांत्रिक दोनों प्रकार की तरंग होती है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC, ठीक है, को एक दिशा में प्रवाहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए बच्चों डायोड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? डायोड का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बल का मात्रक क्या होता है। तो बच्चों, आपको याद रखना है कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है बल का मात्रक। ठीक है, यहाँ से हमारा बच्चों केमिस्ट्री शुरू होता है। ठीक है, तो हमारे केमिस्ट्री में पहला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बच्चों, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो बच्चों, सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na होता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो बच्चों, सबसे हल्का तत्व का नाम क्या है? हाइड्रोजन है सबसे हल्का तत्व। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। पीतल किसका मिश्र धातु है। तो बच्चों, आपको ये याद रखना है कि पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। अगले प्रश्न को चलते हैं। परमाणु संख्या किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो बच्चों, परमाणु संख्या जो होती है वह प्रोटॉन की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि वह प्रोटॉन की संख्या को बताती है। अगले प्रश्न को चलते हैं। पानी का pH मान क्या है। तो बच्चों, आप जानते हैं कि पानी उदासीन होता है, इसीलिए इसका pH मान 7 होता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है। तो बच्चों, सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट यानी कि जो हम नमक जो होता है जिसे हम खाते हैं उसी को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, यानी कि NaCl। अगले प्रश्न को चलते हैं। कार्बन का आवर्त सारणी में समूह कौन सा है। तो बच्चों, कार्बन का आवर्त सारणी में समूह 14वां है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। बच्चों, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बच्चों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ से बच्चों हमारा जीव विज्ञान की शुरुआत होती है। तो जीव विज्ञान में यानी कि बायोलॉजी में सबसे पहला प्रश्न है, पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। तो बच्चों, अमाइलेज नाम का एंजाइम हमारे पाचन तंत्र में होता है जो यह काम को संपूर्ण करता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। पत्ती में हरा रंग किसके कारण होता है। तो बच्चों, क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण पत्ती का हरा रंग होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनुष्यों में हृदय की
कुल कितनी चेम्बर्स होती है, यानी कि कितने कोष्ठ होते हैं? तो बच्चों मनुष्य में हृदय की कुल 4 कोष्ठक होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस अंग को शरीर का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि कहाँ पर एनर्जी स्टोर रहता है? तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पादपों में जल का परिवहन कौन करता है? तो बच्चों पादप में जाइलम नाम की उत्तक होती है, उसी का काम होता है जल का परिवहन करना। अगले प्रश्न को चलते हैं। किस गैस की उपस्थिति में श्वसन क्रिया होती है? तो बच्चों आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में श्वसन क्रिया संपूर्ण होती है। अगले प्रश्न को चलते हैं। मनुष्यों में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो बच्चों मनुष्यों में रक्त को शुद्ध करने का कार्य गुर्दा यानी कि आपका किडनी करता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो बच्चों हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। अगले प्रश्न को चलेंगे। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो बच्चों सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो बच्चों डीएनए की संरचना का मॉडल वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगले प्रश्न को चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा। मनुष्यों में लिंग निर्धारण के लिए कौन से गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं? तो बच्चों मनुष्यों में लिंग निर्धारण के लिए XX और XY गुणसूत्र जो होते हैं वो निर्धारित करते हैं मनुष्य का लिंग। ठीक है, अगले प्रश्न को चलेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बच्चों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलेंगे। पाचन तंत्र में पित्त रस का स्राव कौन करता है? तो बच्चों पाचन तंत्र में यकृत यानी कि जिसे लीवर कहते हैं, यही क्या करता है? पित्त रस का स्राव करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, यानी कि उसका जीवन अवधि कितना होता है? तो बच्चों लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि 120 दिनों का होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? वो जो पौधों में गैसों का विनिमय स्टोमाटा यानी कि इसे ही रंध्र बोलते हैं, आपको रंध्र भी दिया जा सकता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। यहाँ से बच्चों केमिस्ट्री शुरू होती है। तो केमिस्ट्री से पहला प्रश्न है कि किसी धातु के विद्युत प्रवाह को रोकने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो बच्चों किसी धातु के विद्युत प्रवाह को रोकने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है? तो बच्चों पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय धातु है। अगले प्रश्न को चलते हैं। पृथ्वी का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो बच्चों पृथ्वी का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज बच्चों किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को मापने के लिए कौन सा पैमाना प्रयोग किया जाता है? बच्चों कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, इस चीज़ की जानकारी को प्राप्त करने के लिए हम pH स्केल नाम के मापक का उपयोग करते हैं। एक स्केल है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। यहाँ से बच्चों फिजिक्स फिर से शुरू होती है। बच्चों विद्युत धारा की इकाई को क्या कहते हैं? तो बच्चों विद्युत धारा की इकाई को एम्पियर कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो बच्चों किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी वस्तु की चाल किस पर निर्भर करती है? तो किसी वस्तु की चाल बच्चों दूरी और समय पर निर्भर करती है। किस पर? दूरी और समय पर। अगले प्रश्न को चलते हैं। यदि किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लगे तो वह कैसी गति करेगी? तो बच्चों वह एक समान चाल से चलती रहेगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी ध्वनि तरंग निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? यानी कि ध्वनि तरंग निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? तो बच्चों ध्वनि तरंग
क्योंकि उसको क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंग को जब तक आप कोई माध्यम नहीं देंगे तब तक ध्वनि तरंग नहीं चल सकती। ठीक है, यहाँ से बच्चों पर्यावरण और सामान्य विज्ञान से शुरू होती है प्रश्न। तो बच्चों ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो बच्चों ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस जिम्मेदार है। अगले प्रश्न को चलते हैं, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो बच्चों ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? पराबैंगनी किरणों से रक्षा, यानी कि जो पराबैंगनी किरण आती है सूर्य से, उससे यह हमें रक्षा करता है, ओजोन की परत। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं, वर्षा जल संचयन क्या उद्देश्य क्या है? यानी कि रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग होता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो बच्चों इसका उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण है, भूजल स्तर बढ़ाना यानी कि भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाना है, कृषि में जल उपलब्ध कराना है, यानी कि कृषि के लिए भी कहीं कहीं जल उपलब्ध नहीं होती है, तो इसके लिए भी जल उपलब्ध कराना है, यानी कि इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अम्लीय वर्षा मुख्यतः किस कारण से होती है? तो बच्चों अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2 और NO2 गैस है, यही इसी दोनों गैस के कारण अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो बच्चों ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? तो बच्चों आपको याद रखना है कि प्रकाश का अपवर्तन माध्यम के घनत्व में अंतर के कारण होता है, माध्यम के घनत्व के अंतर के कारण होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, एक उत्तल लेंस द्वारा बनने वाली छवि वास्तविक होती है जब वस्तु किस स्थान पर होती है? तो बच्चों केंद्र के बाहर जब रहेगी तो क्या होगी? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो बच्चों राइट हैंड थंब रूल, यानी कि अंगूठे के राइट हैंड के अंगूठे के नियम से की जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो बच्चों प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या है? प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस यंत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कंपास सुई द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं, अगला अब यहाँ से केमिस्ट्री शुरू होता है फिर से। तो बच्चों केमिस्ट्री से हमारा प्रश्न है, धातु में विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो बच्चों धातु में विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो बच्चों यहाँ पर तांबा है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं, जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो बच्चों इसमें 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। आपके एग्जाम में भी यही ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो बच्चों सबसे कठोर धातु टंगस्टन है। ठीक है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आप सभी अगर इस प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो बच्चों सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन तेल में इसे डुबोकर डाला जाता है। ठीक है, अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो बच्चों अम्लीय विलयन यानी कि इसका pH मान 7 से कम होता है। अगले प्रश्न को चलते हैं, अब यहाँ से जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शुरू हो गया है। मनुष्य के रक्त में कुल कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? तो बच्चों मनुष्य के रक्त में कुल 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पादपों में भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बच्चों पादपों में भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला प्रश्न है, मछली किस अंग द्वारा जल से ऑक्सीजन प्राप्त करती है? तो बच्चों मछली गिल्स के द्वारा जल से ऑक्सीजन प्राप्त करती है। अगले प्रश्न को चलते हैं, मनुष्यों में गुर्दा की संख्या कितनी होती है? बच्चों मनुष्यों में गुर्दों की संख्या 2 होती है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं, एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? तो बच्चों एड्स रोग HIV वायरस के कारण होता है, इसीलिए इसको हम HIV एड्स भी कहते हैं। ठीक है, याद रखने के लिए। अगला प्रश्न है पर्यावरण और सामान्य ज्ञान से कि ओजोन परत मुख्यतः
किस तत्व से बनी होती है? तो बच्चों ओजोन परत मुख्यतः ऑक्सीजन से बनी होती है, यानी कि O3 होता है इसमें, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सा है? तो बच्चों पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। जैव विविधता संरक्षण के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? बच्चों जैव विविधता संरक्षण के लिए सबसे अच्छा उपाय वनों का संरक्षण है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीवों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो बच्चों जीवों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है, ठीक है। सभी जीवों के जीवन का मुख्य ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैश्विक तापमान वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? यानी कि विश्व में जो तापमान वृद्धि हो रहा है इसका कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अब यहाँ से मिसलेनियस टॉपिक शुरू होती है। तो बच्चों ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो बच्चों ठोस में होती है। ये आपको अब टेस्ट की तरह देना है, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है? तो बच्चों न्यूटन होते हैं, ठीक है। ये आपको ये अनुमान लगाना है कि पिछले जो अभी हमने आपको बताया तो उसमें से आपको ये याद हुआ कि नहीं, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किसके कारण हुई थी? वो जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जल के कारण हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो बच्चों प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। समुद्री जल में लवणता का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो बच्चों समुद्री जल में लवणता का मुख्य स्रोत सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अब यहाँ से फिजिक्स फिर से शुरू होती है। तो किसी वस्तु की संवेग यानी कि मोमेंटम की गणना कैसे की जाती है? तो बच्चों मोमेंटम की गणना करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो बच्चों ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अगले प्रश्न को चलते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो बच्चों न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। आईना यानी कि मिरर में बनने वाली छवि कैसी होती है? तो बच्चों मिरर में बनने वाली छवि आभासी और सीधी होती है, यानी कि वह प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधी होती है। आभासी को ही काल्पनिक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है। स्थिर बिजली यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है जब वस्तु पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को जमाव होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है। अब यहाँ से केमिस्ट्री फिर से शुरू हो जाती है। तो बच्चों सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। अगला प्रश्न है। अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया से क्या बनता है? तो बच्चों अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया जब होती है तो बच्चों नमक और जल का निर्माण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है। मीथेन यानी कि CH4 को क्या कहा जाता है? तो बच्चों CH4 को दलदली गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दलदली गैस कहा जाता है। किस धातु का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? तो बच्चों टंगस्टन धातु का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। वो जो 100 वाट का जो बल्ब जलता है पीला वाला, उसमें टंगस्टन लगा होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आमतौर पर बुझा हुआ चूना कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी फिर से शुरू होती है। मस्तिष्कों में रक्त संचारण की खोज किसने की थी? यानी कि मनुष्यों में रक्त संचारण होता है, इसका खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है। कौन सा अंग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो बच्चों सेरिबेलम नाम का अंग होता है मस्तिष्क में, उसी का काम क्या होता है? शरीर का संतुलन बनाए रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है। भोजन पचाने में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो बच्चों भोजन पचाने में सहायक एंजाइम एमाइलेज है, ठीक है। एमाइलेज है, ठीक है। अगला प्रश्न है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो बच्चों लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को कहा जाता है। अगला प्रश्न है। अब हम यहाँ से पर्यावरण और सामान्य विज्ञान फिर से शुरू करते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बच्चों सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, ठीक है। अगला प्रश्न है।
पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? तो बच्चों पृथ्वी के घूर्णन के कारण, यानी कि जब पृथ्वी घूमती है तब दिन और रात की प्रक्रिया होती है। अगला है ध्रुवीय प्रकाश किस कारण से बनते हैं? तो बच्चों ध्रुवीय प्रकाश किस कारण से? तो सौर, पवन और चुंबकीय क्षेत्र की क्रिया से बनती है ध्रुवीय प्रकाश। अगला प्रश्न है पृथ्वी के चारों ओर कौन सा वायुमंडलीय परत मौजूद है? तो बच्चों पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर नाम का वायुमंडलीय परत मौजूद है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्लास्टिक प्रदूषण कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो हम इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? पुनर्चक्रण, यानी कि रिसाइकलिंग करेंगे प्लास्टिक का। जो प्लास्टिक का रद्दी हो गया उसका हम फिर से फैक्ट्री में ले जाकर उसका फिर से उपयोग होने लायक बनाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से फिर से मिसलेनियस टॉपिक स्टार्ट हो गई है। किस तत्व को जीवन का आधार माना गया है? तो कार्बन को बच्चों जीवन का आधार माना गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो बच्चों सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो बच्चों विद्युत ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड का विस्तार किस सिद्धांत के अनुसार हो रहा है? तो बच्चों ब्रह्मांड का विस्तार बिग बैंग सिद्धांत के आधार पर बिग बैंग सिद्धांत के आधार पर हो रहा है। अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो बच्चों 1/6 गुना होता है। ठीक है। तो बच्चों ये थे आपके साइंस के 100 सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, जहां से आपके 21 फरवरी को होने वाले साइंस के परीक्षा में आने की सबसे अधिक संभावना है। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।